रोड में बिल्कुल बहुत भीड़, कोई वीडियो बना रहा, कोई कुछ, मतलब हाय बेचारी क्या हो गया। तो गाइस मेरा माइंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था ताकि लेकिन जब मुझ पे एक्सीडेंट मेरे ऊपर जब तेजाब डाला गया था तो आधा सर का बाल मेरा जल गया था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो पार्ट 6 आने में बहुत टाइम लग गया, कुछ रीजन थे जो मैं वीडियो बना के नहीं डाल पा रही थी, सॉरी उसके लिए। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 का, माई स्टोरी कब क्यों एंड कैसे। तो लास्ट वीडियो जो मैंने कंप्लीट किया था कि उस लड़के ने जब मुझ पे तेजाब डाला तो कैसा मेरा चेहरा आइसक्रीम की तरह गल के गिर रहा था, मेरा कान जल के बिल्कुल छोटा सा हो गया था और मेरा बाल जो है जल के मेरे हाथ में गिर गया था। तो गाइस ये जो आप बाल देख रहे, मेरा जितना भी देख रहे अभी ये रियल है, लेकिन जब मुझ पे एक्सीडेंट मेरे ऊपर जब तेजाब डाला गया था तो आधा सर का बाल मेरा जल गया था और सामने बिल्कुल भी बाल नहीं बचा था। ये सारे मैंने ऑपरेशन करवाए, उसके बाद ये सारा बाल आया है। इस साइड भी अगर आप देखें तो इस साइड अभी भी बहुत कम बाल है यहाँ पे, इसीलिए हेयर का स्टाइल ऐसा मैंने रखा हुआ है। ये कोई स्टाइल नहीं है, मजबूरी है जो बाल मैंने इसे यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किन लगा हुआ है, मतलब आधा सर पे मेरा ना स्किन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस साइड में बाल नहीं आ पाता है। तो मैंने जो है ये सारे बाल जो ऑपरेशन कराया था, तो ऑपरेशन में पीछे से बाल लेकर वो आगे यहाँ पे लगाया, तब जाके इतना बाल मेरे सर पे आया है। नहीं तो मेरा आधा सर का बाल जल के तेजाब से गिर चुका था उस वक्त। तो गैस वो एक्सीडेंट के बाद, मतलब वो जो दिन है ना 11 दिसंबर 2014, वो मेरी जिंदगी का वो एक पल है, वो मैं क्या ही बोलूं कि वो ऐसा एक समय है जो जब तक मैं जिंदा रहूंगी, वो जो 11 दिसंबर है वो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी अपने लाइफ में। क्योंकि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी तो खराब हुई, उसके साथ साथ मेरी पूरी परिवार की जिंदगी खराब हो गई। जब किसी एक लड़की पे तेजाब डाला जाता है तो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं होती, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है। तो जो ये एक्सीडेंट हुआ, जब उसने मुझ पे तेजाब डाला, चलती गाड़ी में आके तेजाब डाल के वो चला गया, उसके बाद मेरे फेस पे जो है बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रहा था। उसी वक्त मेरे पूरे फेस से जितना स्किन था सारा गल के गिर रहा था ऐसे मेरे साड़ियों पे। मेरा साड़ी पहनी थी मैं नेट का, वो जल के मेरे यहाँ गले में सट गया था, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जल के सट गया था। स्लीवलेस मैंने ब्लाउज पहना था जिसकी वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक जल गया मेरा हाथ। और मुझे जब कोई गाड़ी से वहां से निकाला, बाहर बहुत भीड़, मेन रोड में हुआ था, रोड में बिल्कुल बहुत भीड़, कोई वीडियो बना रहा, कोई कुछ, मतलब हाय बेचारी क्या हो गया, हाय बेचारी ये कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी भाग के उस दोनों लड़के को पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना किसी कोई सामने आके मेरी मदद करने की कोशिश की। मैं रोड में गिर गई थी, मेरा साड़ी कैसा था मुझे नहीं पता, मेरा सैंडल खुल के किधर चला गया मुझे नहीं पता, मेरा पर्स कहाँ, मेरा फोन कहाँ, मैं कहा, मुझे कोई होश नहीं। मैं सिर्फ मम्मी मम्मी चीख रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे शरीर से ना नोच रहा हो, स्किन ऐसा जल जल के गिर रहा था ना। वो जो दर्द है ना, वो जो पेन, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अगर चाहूँ भी कि वो कितना दर्द मैंने उस टाइम सहा है वो मैं बताऊँ, वो मैं बता नहीं सकती। इतना इतना भयानक, किसी को जिंदा जला देने का दर्द क्या होता है, उससे भयानक दर्द होता है कि किसी की स्किन को आप काट के निकाल दो जीते जी। तो वही ऐसा हो रहा था मेरे साथ। वो एक पल इतना बुरा था मेरे लाइफ में, मैं क्या ही बोलूँ, वो वक्त मैं कहीं भूल नहीं सकती अपनी लाइफ में, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा हुआ था, वहां पे कोई भी आगे आके, पहली बात तो हेल्प करने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो हमारा गाड़ी में ही कोई था जो निकल के आया और हमें वहां पकड़ के हॉस्पिटल 2 कदम की दूरी पे ही था, वहां पे लेके गए, व्हील चेयर लाया गया, मुझे वहां बैठाया गया। मैं चीख रही थी, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा था, मेरी मम्मी को बुलाओ, मेरी मम्मी को बुलाओ। ऐसे ही मैं चीख रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी मैं उस टाइम, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था ना, इतना बुरा दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मैं सिर्फ मम्मी 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 को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, ऐसे मैं चीख रही थी, मेरी मम्मी को बुलाओ प्लीज, मेरी मम्मी को बुलाओ। मैं ऐसे चीख रही थी। डॉक्टर आया, आके एक सैल्यून का बोतल लेके आया था, और वो डॉक्टर को भी मैं क्या ही बोलूं, उनको ये था ना कि खोल के ढक्कन डाले, वो नहीं, वो ऐसे ऐसे पिचकारी जैसे मार रहे थे बच्चों की तरह, यहाँ मार रहे ऐसे मार रहे। मैं बोली खोल के डालो, मुझे इतनी जलन हो रही है, 4-5 बोतल भी लाकर डाल देना तो मेरे को थोड़ा राहत मिले, लेकिन ने वो पिचकारी की तरह मार रहे थे इधर इधर इधर।
मैं उनको रिक्वेस्ट करी कि सर एकदम मुझे ज़्यादा डालो क्योंकि मुझे इतनी जलन हो रही है। जब तेज़ाब किसी पे डलता है ना तो आप बाल्टी बाल्टी पानी लाकर उस पर डालो, या फिर दूध अगर आपको मिल जाए सबसे बेस्ट। अगर दूध मिल जाता दूध का बाल्टी लाके आप उस पर डाल दो, जितना दूध मिलता उसके ऊपर डालो तो जितना तेज़ाब का असर ना उसी टाइम खत्म हो जाता। और अगर आपको दूध नहीं मिल रहा तो बाल्टी बाल्टी पानी आप मारो, तब तक मारो जब तक उसका जलन ना कम हो जाए। तो इससे भी जो जो वो खराब होने वाली चीज होती ना बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती। लेकिन उस टाइम मेरा किस्मत इतना खराब था कि ना मुझे बाल्टी भर के पानी मिली ना मुझे दूध मिला, वही मुझे पिचकारी की तरह सैलून का बोतल का पानी मिला था। यहाँ मार रहे थे तो मैं कह रही थी इधर मारो, इधर जल रहा है, इधर मारो कह रही थी। अब उससे क्या ही होने वाला। उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। होने के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे सब मतलब कैंची लेके ना यहाँ पे साड़ी जल के सट गया था मेरे गले पे, तो कैंची से वो काट के निकाल रहे थे, मेरी स्किन और मेरी साड़ी को अलग कर रहे थे। और मुझे होश आ गया तो मैं बहुत तेज चीखी वहां पे। मुझे वेंटिलेटर क्या होता है उसमें लिटाया गया था और मेरी साड़ी उतार रहे थे, तो बिल्कुल जल के मेरे स्किन में सट गया था वो। और जो गाड़ी था ना, गाड़ी में तो बाद में मैंने देखा एकदम धुआं निकल रहा था। मेरा चमड़े का मेरा पर्स था ब्लैक एंड रेड जैसा, बहुत ही मैंने शौक से लिया था, वो भी बिल्कुल जल गया था। मेरा फोन बिल्कुल जल गया था, स्किन तक, स्किन मतलब जो हमारा फोन का बोर्ड होता है ना अंदर तक वो जल गया था। तो सोचो फोन अगर इतनी बुरी तरीके से जल गया तो इंसान का क्या हाल हुआ था। तो जब मेरे साड़ी काट के निकाल रहे थे तब मुझे होश आ गया, मैं बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी, वहां पे दर्द हो रहा था मुझे। तो उसके बाद फिर तुरंत मैं बेहोश हो गई। मतलब जो जो मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ। तो उसी टाइम सिर्फ मुझे 2 मिनट के लिए होश आया होगा, फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं ICU 4 में थी और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी वक्त जो है मैं ऐसे इधर घूम के लेटी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या बोलूं। सैल्यून चल रहा था और मैं इधर पलट के लेटी हुई थी, ICU 4 में थी। तो उतना ही में मुझे आवाज आया रेशमा बोल के। तो वो जो थी वो मेरी मम्मी आई हुई थी। तो घर जब मेरी मम्मी का मैंने आवाज़ सुना ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरा दिल ऐसा धक से उठा कि मम्मी आ गई बोल के। अब मैं कैसे फेस करूँ, मैं उनको कैसे बताऊँ कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। तो मैं पलट ही नहीं रही थी उनके तरफ, मुझे डर लग रहा था कि मैं पलट के क्या ही बोलूँ मम्मी को। फिर जब मैं उन्होंने फिर से मुझे आवाज़ दिया रेशमा बेटा, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैं हिम्मत करके मैं पलटी इधर। जैसे मैं पलटी मेरी मम्मी ने मुझे देखा, या अल्लाह ऐसे बोल के वो गिर गई। मैं देख तो नहीं पा रही पर या अल्लाह सुना, मैंने ढक से आवाज सुना, गिर गई वो नीचे। नर्स भाग के उनको उठाया, मैं रोने लगी बहुत ज्यादा। फिर थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी को उठाया गया, वो आई, फिर बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि जब मुझ पे तेजाब डाला गया ना तो स्किन तो सारा गल गल के गिर रहा था, मेरे पूरे बदन से रेड रेड ब्लड आ रहे थे। मेरा पूरा फेस जो है ना जल के इतना बड़ा काला फुटबॉल सा हो गया था, इतना बड़ा बाल आधा जल गए थे। तो आप सोचो कितना भयानक मैं लग रही थी उस टाइम। अभी देख के मुझे लोग जोम्बी चुड़ैल ये वो बोलते, अगर उस वक्त देख लेते तो पता ही नहीं क्या करते, मुझे लोग समझ नहीं आता। तो वैसे सिचुएशन में मेरी मम्मी ने देखा तो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो अब मैं क्या करूं, अब उनको कैसे भी तो शांत करना है ना। तो मैं कह रही थी मम्मी आप रो क्यों रहे हो, आप मत रो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट है, 1-2 महीने में ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मैंने अपनी मम्मी को बोला। मेरी मम्मी कह रही हाँ बेटा तू ठीक हो जाएगी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी बोल के बहुत मुझे पकड़ के वो रो रही थी। फिर डॉक्टर उनको बाहर लेके गए कि उनको रेस्ट करने दो बोलकर। मैं लेटी लेटी फिर मैं क्या करूं, मुझे जब मेरी मम्मी को मैं इतना रो रही थी ना वो कि मैं खुद को कितना भी कंट्रोल करती थी। उसके बाद मेरा बहुत बुरा हाल, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं हमेशा यही प्रे करती थी कि ऊपर वाला बस कुछ भी हो जाए, चेहरा खराब रहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है, मैं नहीं मरना चाहती। उस टाइम भी मैं यही प्रे करती थी बेड में लेट कर कि मेरे साथ जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, उस बंदे को कभी माफ नहीं करना। मैं तो कुछ सजा नहीं दूंगी, आप, मैं सजा देने वाली कौन होती हूँ, आप ही देना। लेकिन जिसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, जिसके वजह से मेरी माँ इतना रो रही है ना, तो उसको कभी माफ नहीं करना। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती,
मैं बेड में पड़ी रहती थी और दुआ करती रहती थी कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लेना प्लीज, कुछ भी हो जाए। हॉस्पिटल का दौर शुरू हो गया उसी वक्त से मेरे लाइफ में, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन वहाँ पे मैं उस हॉस्पिटल में 6 दिन ही थी। 6 दिन रहने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाएगी, यहाँ पे हम नहीं बचा पाएंगे, अगर यहाँ रहेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, क्योंकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो बोला कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। उन्होंने मुझे दिल्ली रेफर किया। तो दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट का टिकट वगैरह बुक हो गया, एम्बुलेंस में मुझे एयरपोर्ट लेके गए। वो ले जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि एयरपोर्ट जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे जब बोर्डिंग पास वगैरह, जब एंट्री का टाइम आया ना, तो मुझे व्हील चेयर में बिठा के ले जा रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पे गाड़ी मतलब कोई मैनेजर पता नहीं कौन था, वो आके वो बोलने लगे कि नहीं, हम लेके नहीं, इनको अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से जली हुई है और सीट में बैठना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। और वहीं पे जो है ना और भी पैसेंजर्स रहते, वो लोग मतलब परेशान होंगे। तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, फ्लाइट से नहीं जा सकते बोल के, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो टिकट हमारा कैंसिल कर दिया गया वहाँ पे। वहाँ जब मुझे लेके गए थे तो बेड शीट जो नहीं होता, वो पूरा बेड शीट मुझे ढक दिया था। मतलब मेरा फेस खुला नहीं था, मेरा हाथ भी खुला नहीं था। व्हील चेयर में मुझे बिठाया गया था और बेड शीट जो था हॉस्पिटल का, उससे मुझे ढक दिया गया था बिल्कुल। तो जैसे कोई बोरी लेके जाते हो ढक के, वैसे मुझे व्हील चेयर में बिठा के वो एयरपोर्ट तक ले गए थे। और ले जाने के बाद फिर वहाँ तो मना कर दिया। फिर हम क्या करें, वापस फिर हमें हॉस्पिटल आना पड़ा। मुझे लेके आए, मतलब एम्बुलेंस में लेके वापस हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद फिर वहाँ पे मेरी फैमिली डिस्कस की, जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ के भी सर आए हुए थे, तो उन्होंने भी डिस्कस किया। उसके बाद बोला कि डॉक्टर ने कहा कि अगर दिल्ली नहीं जा पा रहे तो बाय एम्बुलेंस, लेकिन आज ही जाना है, बाय एम्बुलेंस इनको कोलकाता लेके जाइए बोल के। तो फिर बाय एम्बुलेंस रातों रात, मतलब शाम के टाइम मुझे एम्बुलेंस में लेकर मेरी मम्मी और जहाँ मैं काम करती थी वहाँ के एक सर ने किसी को बोला था साथ जाने के लिए। तो सिर्फ मेरी मम्मी थी और एक वो सर थे, दोनों मिलकर वो मेरे साथ पूरी रात एम्बुलेंस से मुझे लेकर गए। पूरा रात में उस एम्बुलेंस में थी। और मेरे घर से सिलीगुड़ी से यहाँ कोलकाता जाने के लिए 9 घंटा हमें ट्रेन में लगता, लेकिन एम्बुलेंस में तो और भी ज़्यादा लग गया था। तो पूरा रात सफ़र किया, पूरा दिन सफ़र किया। दोपहर के 2:30-3 बजे हम कोलकाता पहुँच गए। कोलकाता पहुँचने के बाद ऐसा हुआ, एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे बोला कि सीट नहीं है तो एडमिशन नहीं हो सकता। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, दूसरे हॉस्पिटल में भी कह रहे कि सीट नहीं है तो नहीं मिल सकता। मुझे इधर में दर्द से तड़प पड़ी हूँ, मेरा इतना बुरा हाल है। लेकिन वहाँ पे ऐसा हो रहा था, बार बार मुझे एम्बुलेंस से निकाला जा रहा था, हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, नीचे ऐसे रख रहे थे, मैं लेटी, क्योंकि मैं ना बोल पा रही थी ना कुछ ज़्यादा, मुझे इतना होश भी नहीं। बस मुझे जैसे लेके जा रहे मैं जा रही, मम्मी भी साथ ही साथ है। तो मुझे उसमें लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल के नीचे बिठा रहे थे, इधर मुर्दा पड़ा हुआ उधर मुर्दा पड़ा हुआ, वहीं पे मुझे रख रहे थे। डॉक्टरों से बातचीत चल रही थी कि कोई कराना है, ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं। डॉक्टर नहीं, सीट खाली नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे करते करते 2-3 हॉस्पिटल हम घूमे, लेकिन कहीं भी मुझे एडमिट नहीं लिया गया। यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंट की बात है, मेरी बात छोड़िए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हॉस्पिटल में सीट है तो ही आप इतना, मतलब इतना इमरजेंसी केस है, ये मौत के मुंह पे है, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बच्चा या बूढ़ा, कोई भी, जरूरी नहीं कि आप उसे बेड में लिटा के, सीट में लिटा के ट्रीटमेंट करो। अगर आपके पास सीट नहीं तो आप नीचे रख के भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको जान बचाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा ये हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए पर, है ना। लेकिन फिर मिल नहीं रहा था, हम रात हो गया, मतलब 7:30-8 बज गया था। फिर क्या हुआ कि कहते दलाल टाइप कुछ कहते हैं, जो मतलब पैसे लेते हैं और सीट दिलवा देते हैं। तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें सीट मिला किसी के थ्रू, तो उनको पैसे उसे दे के वहाँ पे सीट मिला। तो वहाँ मुझे लेके जा रहे थे, तो एम्बुलेंस से निकाल के जब मुझे लेके जा रहे थे, मम्मी मेरी इधर आगे आगे आ रही थी, पीछे पीछे आ रही थी, और 2 जो वार्ड बॉय होते वो मुझे उस पर लेटा कर लेके जा रहे थे। तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मुझे सब याद है अभी भी। मैं ऐसे लेटी हुई थी, मुझे एम्बुलेंस उतार के अंदर की तरफ ले जा रहे थे।
तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, सब अंधेरा अंधेरा में बस ऐसे लेटी रहती थी, जहाँ लेके जाते थे जाती थी। तो जब लेके जा रहे मतलब 4-5 कदम चला ही होगा तो दोनों बात कर रहे कि ओए ये जिंदा है कि मर गई, इसको हिला के देख। तो चल थोड़ा आगे चलते फिर हिला के देखते। तो मुझे लेके जा रहे अंदर और फिर कह रहे कि एक बार देखना, लगता है कि मर गई तो फिर मुर्दा घर लेके जाना पड़ेगा ना, ऐसे वो कह रहे थे। तो मैंने बोला भैया मैं जिंदा हूँ। वैसे हालत में भी मैं ऐसी थी, मैं कह रही थी, मैं बोली कि भैया मैं जिंदा हूँ, मुर्दा घर नहीं, जहाँ मैं ठीक हूँगी वहां लेके चलो। तो सॉरी बहन सॉरी बोल के वो मुझे फिर वहां पे ले गए। आईसीयू में मुझे एडमिट किया गया वहां पे, और वहां मेरा एडमिशन हुआ और वहां पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमें। वहाँ सिर्फ मैं दिसंबर में मेरा वहाँ पे एडमिट हुई थी मैं। 11 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 6 दिन में अपने घर के यहाँ पे हॉस्पिटल में थी। उसके बाद 16 दिन में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। 16 दिन में 3 लाख से ज्यादा वहाँ पे हमें बिल बन गया, और हर दूसरे दिन 15,000 रुपये वहाँ जमा करना पड़ता था सिर्फ ड्रेसिंग के लिए। और मतलब कैबिन में रखा गया था, तो कैबिन का जो था 3,000 रुपये पर डे का चार्ज ले रहे थे, खाने का अलग से ले रहे थे, और अगर मेरी मम्मी को मेरे साथ रहना है तो उसका 2,000 रुपये अलग से। तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ा अमाउंट था। तो कहाँ से होगा, क्या होगा, हमें देने वाला कोई नहीं, हमारा करने वाला कोई नहीं, तो मम्मी क्या करेगी। कहीं कहीं से तो जो हमारा था थोड़ा सा सेविंग वो खर्च हुआ। तो उसके बाद मम्मी ने अपनी ज्वेलरी बेची, उससे भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हमें अपना घर बेचना पड़ा। घर का जितना भी जो भी था घर में, बर्तन, गैस सिलेंडर, हर एक चीज धीरे धीरे मम्मी ने मेरे लिए बेच दिया। वहां पे 15 दिन 16 दिन रहने के बाद वहां से फिर डिस्चार्ज लेना पड़ा, क्योंकि वहां पे ऐसा हो रहा था कि मैं ठीक नहीं हो रही थी, मैं और ज्यादा खराब हो रहा था मेरा सिचुएशन। मेरे आंख में वो लेंस डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे आंख में लेंस नहीं जा रहा था। वो डॉक्टर वहां भी अच्छे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि मेरी आंख बच जाए। वो जितनी बार मेरे आंख में लेंस डालते थे उतनी बार ही मेरे आंख से लेंस निकल जाता था, वो नहीं रुक रहा था। बिल्कुल आंख जल के इतना बुरा हो गया था। स्किन, ये आंख भी उस टाइम खुली हुई थी मेरी, और पलके भी थोड़ी थोड़ी थी मेरी दोनों आंखों में। लेकिन धीरे 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 ना जितना ट्रीटमेंट होते गया, ये जो पलके वो गलते गलते जल जल के, मतलब अपने आप ही गलते गलते वो गिर गया। ये गलते गलते आंख अंदर चली गई अपने आप ही। गलते गलते मेरी जो पलके वगैरह है वो भी गलते गलते गिर गई। कब बंद हो गया वो भी हमें पता नहीं चला। ये डॉक्टर ने बंद नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो गया। मतलब गलते गलते नीचे होते होते ये यहाँ से आके गाल में सट गया है, तो ये ऑटोमेटिकली आंख मेरी बंद हो गई। तो डॉक्टर ने फिर इसको खोला नहीं कि इसको ऐसे रहने दो। आंख अंदर मेरा जो है बॉल छोटा छोटा हो गया, जल के बिल्कुल गल के अंदर चला गया। बिल्कुल छोटा सा बॉल है अभी भी इस आंख के अंदर में। तो ऐसा ही रहा। उसके बाद तो लाइफ में मैं क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा जल के इतनी बुरी हालत थी मेरी कि पूरे बदन पे, मेरे हाथ में जितना भी था ना, जेली की तरह जल के स्किन निकल गई थी, फूली हुई रहती थी। और जहाँ पे मुझे लेटाते थे ना, वहीं पे पूरा ब्लड ब्लड। मैं पैर से चल नहीं पा रही थी। मतलब इतना बुरा हाल था मेरा कि मैं क्या बोलूं। हम मुझे खुली आंखों में, मैं उस टाइम तो मेरी रोशनी चली गई थी, लेकिन खुली आंखों में मुझे दिखता था कि वो लड़का फिर से आ रहा है। उसके हाथ में तेजाब है, उसके हाथ में ब्लेड है, मुझे ब्लेड दिखती थी, उसके हाथ में तेजाब का बोतल दिखता था मुझे कि वो फिर से आ रहा है, मुझ पे फिर से तेजाब डाल देगा। तो मैं चिल्लाती थी, भागती थी, कभी मैं बेड के नीचे छुप जाती थी, कभी मैं दीवार ऐसा होता था सामने, लेकिन मुझे खुला दिखता था कि वो रोड है, वो रास्ता है, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा। बिल्कुल दिख रहा था साफ, एकदम साफ कि ये दीवार नहीं है, ये रोड है, ये रास्ता है। वहां पे भीड़ लगी हुई है और वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और मेरी मम्मी को पकड़ के पीट रहे। ये सब देखती थी मैं कि बहुत सारे लोगों ने घेर के रखा है हमें और मेरी मम्मी को पीट रही है। और मैं यहाँ से चीखती थी कि मेरी मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी को बचाओ। मम्मी मेरे बगल में बैठी, लेकिन मैं उनके पास से बैठी कहती थी वहां मेरी मम्मी को मार रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ।
पागल की तरह मेरा हालत हो गया था। भाग के कभी बेड के नीचे छुप जाना, मम्मी को बचाओ बचाओ बोल के मैं भागती थी। दीवार होती थी, दीवारों को नोचती थी, मुझे जाना है उधर, वो रोड है, मुझे जाना है, पार होके जाना है दरवाजा, लेकिन वो पूरा दीवार, मैं कैसे दीवार से पार होंगी। लेकिन मुझे दिखता था ये सब। फिर दिखता कि वो लड़का फिर से आ रहा है, उसने तेजाब डाल दिया, मैं चीख के उठती थी। क्या रात क्या दिन, इतना पागल हो गई थी मैं, मेरा पूरा माइंड ऐसा वॉश हो गया था कि मैं बता नहीं सकती उस पल को। ऐसे करते करते फिर मेरा बिल्कुल माइंड वॉश हो गया। मैं खुद को भी पहचान नहीं रही थी, मेरी मम्मी को भी मैं नहीं पहचान रही थी, किसी फैमिली मेंबर को ही नहीं पहचान रही थी। सिर्फ इतना बोलती थी, मेरी मम्मी को ही मैं बोलती थी कि आंटी मेरी मम्मी को बुलाओ ना, मेरी मम्मी कहाँ है। मेरी मम्मी कहती थी मैं ही हूँ बेटा, तेरे पास हूँ। मैं कहती थी नहीं आप नहीं हो, मेरी मम्मी को बुलाओ ना। पागलों की तरह हो गई थी वो, मैं क्या ही बोलूँ। वो अभी जब मैं याद करती हूँ ना कि वो मैं ही थी, तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब जो मैं कह रही हूँ ये सब मैंने सहा है अपने लाइफ में। लोग अभी मेरा कितना भी मजाक उड़ाए कि मैं कैसे दिखती हूँ क्या हूँ, लेकिन जो तकलीफ मैंने सहा है अपने लाइफ में, ये रियलिटी में हमेशा दुआ करती हूँ किसी मेरे दुश्मन जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा ना हो, उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ना हो। जो दर्द जो एक एक दिन मैंने और मेरी माँ ने सहा है ना, वो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो एक एक पल, जो एक एक दिन था ना जो हमने काटे माँ बेटी ने, वो कोई ना समझ सकता है लाइफ में, ना हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते। ऐसा ही फिर चलने लगा बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी कहती थी कि चुप हो जा, मैं यहीं पे हूँ, चुप हो जा तू। मैं कहती थी नहीं मेरी मम्मी को बुला। तो ऐसे पूरा माइंड वॉश हो गया था। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ दिमाग का, पहले कि पहले ये खुद सबको पहचानने लगे बोल के। तो उसको जरा चुप कराओ ना, बोलो। तो गाइस मेरा माइंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था ताकि मैं खुद को पहले पहचान सकूं। तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने जब लगा, तो आगे की स्टोरी जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इतना इस वीडियो में इतना एक साथ नहीं कर सकते, तो जल्दी कोशिश करूंगी इस बार इतना लेट ना हो, जल्दी मैं डाल दूँ। और आप लोग प्लीज़, मेरा जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का व्यू बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उसमें ठीक से नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं, आप लोग मेरा स्टोरी जानना चाहते हैं, मैं एक के बाद एक शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ भी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट और अपना प्यार ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।